हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग जो है ये नोटिस पढ़ लें एंड मेक योर मैटलैब रेडी। पहले मैं लेक्चर दूंगा मैटलैब का या जो भी हमने आज करना है। उसके बाद जो है जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि यू आर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल मैटलैब, तो मैं आज मैटलैब हर बंदा अपनी स्क्रीन शेयर करेगा और मैं उसका मैटलैब जो है चेक करूँगा। ठीक है, तो इसलिए इसको आप रेडी कर लें। ओके हो गया सर। सर कोई टास्क करना है या आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है या नहीं? हाँ, आज फिलहाल सॉफ्टवेयर ही चेक करूँगा। ओके हो गया सर। सर एक क्वेश्चन था, ये टाइमिंग चेंज नहीं हुई सर आज रमजान के उससे इस लेक्चर की भी? नहीं, इसकी सेम ही है। मतलब ये एक बजे तक ही रहेगा? नहीं, हाँ, जो एंड टाइम है उस पे मुझे था मे बी वो हम उसको पौने 12:30, मेरा ख्याल है शायद 12:15 से 12:30 तक। नहीं, वो 1 बजे तक नहीं, वो हम 12:15 से 12:30 तक हम उसको कंक्लूड कर देंगे। बिल्कुल, हाँ, वो ऐसे ही है। ओके हो गया सर। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। हमने आज जो करना है ना, वो ये है कि अ, आपकी बुक में जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें ये एग्जांपल जो है ये हमने की है, एग्जांपल 14.5। ठीक है, तो इस एग्जांपल को जो है वो हम मैटलैब में सिमुलेट करेंगे और फिर इसका जो आंसर है वो हम देखेंगे कि जो हमारा आंसर है वो क्या आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये है कि मैटलैब में ब्लॉक सेट के साथ सिमुलेशन ये एक तरह की लैंग्वेज है और कोडिंग के साथ सिमुलेशन ये एक तरह की लैंग्वेज है। तो इसी न्यूमेरिकल को, यानी ये जो एग्जांपल है 14.5 या किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को आप मैटलैब में कोड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या उस जो सिमुलिंक है जो उनका ब्लॉक सेट एक लैंग्वेज है उसको भी आप यूज करके सारा काम कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी काइंड ऑफ कमांड्स, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने कमांड्स जो है वो सेट ही की होती हैं। ठीक है, तो हम जो चीज़ यूज करेंगे वो ब्लॉक सेट वाला जो है वो पोर्शन है। अच्छा, इसमें ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर भी मैं बता दूँ। इसमें जो एक और चीज़ है वो एक तो है कोडिंग के साथ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यानी किसी भी प्रॉब्लम को आप कोड लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। ये मे बी आपने पहले किसी लैब में शायद किया है, सिग्नल सिस्टम में किया होगा और इस तरह से। और एक आप फिर यूज़ कर सकते हैं ब्लॉक सेट, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, ब्लॉक सेट्स को आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी हाई एंडेड है, यानी इसमें आपको कोड नहीं लिखना पड़ता, बस आपको सेटिंग्स कुछ पता हो ब्लॉक सेट्स की, तो बहुत इजीली एक बहुत बड़े नेटवर्क को या एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो इसमें है वो इन्हीं दोनों का जो है वो मिक्सचर है, जिसमें यानी वो मैंने आपको बताया था कि उसमें आपके पास एक्चुअली लाइसेंस्ड वर्जन होना चाहिए और एक डैक डिवाइस होना चाहिए। ठीक है, डाटा एक्विजिशन डिवाइस जो है, ये डिवाइस जो है ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ लग जाएगा। और जो भी आपने कोडिंग की हुई है, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आफ्टर 5 सेकेंड्स आपकी जो एलईडी लाइट है वो ऑफ हो जाए, तो इस तरह का कोड आपने लिखा हुआ है छोटा सा, तो उसको आप जो है वो डैक के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, यानी आप जो ब्रेड बोर्ड है उस पे आप अपना एलईडी लगाओ और जो है ये कोडिंग के ज़रिए आप जो है वो, यानी इसके ज़रिए आप जो कंट्रोलर आर्डिनो है उसको भी बीच में लेकर आ सकते हो वाया आर्डिनो, और एनी काइंड ऑफ सिंपल माइक्रो कंट्रोलर या इस तरह से। तो ये यानी 3 तरह की जो चीज़ें हैं, तो इसके लिए बहरहाल आपको ये डिवाइस चाहिए होता है। ठीक है, इसमें काफ़ी रोबस्ट कंट्रोल आपके पास आ जाता है कि आप कोडिंग से किसी भी चीज़ को, तो अक्सर जो बाज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ये डैक डिवाइस अगर हो तो प्रोजेक्ट आपका डैक बेस्ड एक प्रोजेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरह का फिलहाल हम जो चीज़ देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि हम इस एग्जांपल को सिमुलेट करेंगे। अच्छा, अब इसका जो तरीका है वो ये है, ये एग्जांपल एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। इसमें 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटर है 400 वोल्ट का। ठीक है, तो यानी जो फीडर एंड है आपका
जो फीडिंग एंड है वो 400 वोल्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो यानी इसमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, हम रख भी सकते हैं। यानी सोर्स अगर हम अपना लेट्स से 11 केवी का बना लें या 3.3 केवी का बना लें कुछ भी, तो हम एक ट्रांसफार्मर रख के भी 400 वोल्ट दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैंने 3 फेज सोर्स से स्टार्ट किया है जो सिमुलेशन है, और ट्रांसफार्मर को मैं बीच में नहीं लाया, डायरेक्ट 400 वोल्ट से हमने स्टार्ट किया। तो सारा डिस्ट्रीब्यूटर आपका 400 वोल्ट का है। अच्छा, फिर अब ये बात है कि इस लेंथ को कैसे मैप किया जाए। तो इस लेंथ में जो इम्पिडेंस आपकी बनती है वो आप एक मॉड्यूल जो है आपका, यानी ये ZAC की बात हो रही है, ठीक है। यानी ZAC जो है उसमें ये लेंथ भी कवर हो रही है। आप देखो ये 600 मीटर्स जो हैं ये ZAC में कवर हो रहे हैं। तो वो 0.6 प्लस J 0.3 ओहम्स, यानी कुल मिला के हमारे पास ये इम्पिडेंस जो है, ये अगर हम वो अपना सीरीज RLC ब्रांच ले लें जो हमने लास्ट टाइम देखा था, तो उसमें R की जगह 0.6 और इंडक्टेंस की जगह आप L की जगह आप ये जो X है इसको आप इंडक्टेंस से आप इससे निकाल सकते हो, यानी कि X/2 पाई एफ करके आपको इंडक्टेंस पता चल जाएगी। इसी तरह ZCB को भी हम सीरीज RLC ब्रांच के जरिए कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है वहाँ पे। तो ये 400 मीटर्स भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा काइंड ऑफ एन इजी अप्रोच कि आप खुद से पहले कैलकुलेट कर लें कि इम्पिडेंस क्या है, फिर उसको आप उस ब्लॉक में R और L की जगह लिख दें, ठीक है। यानी इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की जगह आप लिख दें। ये एक तरीका, एक है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का ब्लॉक है, ठीक है। तो ये वो उसमें फिर आपको पर मीटर भी आप, लेकिन उसमें फिर कुछ और सेटिंग्स भी हैं। तो टू स्टार्ट विद द सिंपल ब्लॉक सेट्स, आप आर और इंडक्टेंस की वैल्यू लिख दें तो आपका ZAC भी कवर हो जाता है, यानी ये लेंथ और ये सारी चीज़ कवर हो जाएगी, और ZCB भी इसी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये मैं पहले आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि यानी कि न्यूमेरिकल को पढ़कर आप उसको मॉडल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैटलैब जो है वो एक तरह का कैलकुलेटर है थोड़ा सा जरा हैवी, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कैलकुलेटर है जिसके जरिए कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो हम हल कर सकते हैं। तो अब ये जो लोड है इसमें उसने करंट और पावर फैक्टर दिया हुआ है। अब मैटलैब में अगर हम देखेंगे तो उसमें कोई भी ऐसा डिवाइस तो नहीं है जिसमें सिर्फ करंट और पावर फैक्टर लिया जाए। वहां पे वो कहता है कि अगर आपने लोड को एंटर करना है तो आप उसकी एक्टिव पावर बताएं और उसकी रिएक्टिव पावर बताएं। जाहिर बात है हर लोड की कोई ना कोई एक्टिव और रिएक्टिव पावर होती है, ठीक है। तो हम इसकी जो एक्टिव और रिएक्टिव पावर है वो हम यानी कैलकुलेट कर सकते हैं। P = √3 VI cos phi। अब ये आई भी दिया हुआ है, कॉस फाई भी दिया हुआ है, √3 तो वैसे ही कांस्टेंट है, और जो वोल्ट है, अब वोल्ट जो है, यानी एक बंदा ये सवाल करता है कि अब हमें ये तो नहीं पता कि पॉइंट सी पर कितने वोल्ट रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप होंगे ZAC में, इसी तरह हमें पॉइंट बी के भी वोल्ट्स नहीं पता, यहाँ भी ड्रॉप होंगे। मगर हम ये तो जानते हैं ना कि सारा डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो 400 वोल्ट्स का है। तो हम 400 वोल्ट्स के साथ ही एक्टिव पावर जो है उसको हम कैलकुलेट करें, ठीक है। यानी 400 वोल्ट्स के साथ ही हमारी जो है वो कैलकुलेशन जो है वो होगी। तो 400 वोल्ट्स आप उसमें एंटर कर दें तो आपको एक्टिव पावर मिल जाती है। फिर उसके बाद अगर आपने रिएक्टिव पावर निकालनी है उसकी, तो वो आप जो फार्मूला है KVAR बाय KW = tan ऑफ थीटा वाला, तो वो मैं बहरहाल अभी यहाँ पर लिखूंगा तो मैं वो आपको बता दूंगा। तो उसके ज़रिए आप रिएक्टिव पावर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी रिएक्टिव पावर बाय एक्टिव पावर = tan ऑफ थीटा, ये एक्चुअली इसका जो है वो है फॉर्मूला। तो यानी इस तरह ये लोड ये इस तरह से मैप हो जाएगा, और ये भी 3 फेज लोड है। ये लोड्स दोनों 3 फेज है, ठीक है। ये भी हमने देखना है, ये क्योंकि ऊपर देखे ना जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसमें वो कह रहा है कि ये 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटर है, तो सिंगल लाइन डायग्राम से दिखा रहा है। और अगर थ्री फेज कोई भी चीज़ हो और उसको लाइन डायग्राम से, एक सिंगल लाइन डायग्राम से दिखाया जाए, उसका मतलब ये है कि उस पर लगने वाली हर चीज़ ही 3 फेज होती है। जैसे वो कह रहा है कि पॉइंट बी जो है उस पर 3 फेज लोड लगा हुआ है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है,
इसी तरह आप जो पॉइंट सी है उस पे भी ये 3 फेज ही लोड लगा हुआ है जो पर फेज 5 एम्पेयर ले रहा है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग के साथ, और वो बता भी रहा था 3 फेज लोड एट पॉइंट सी। ठीक है, तो 3 फेज सीरीज RLC लोड इस तरह से हम वो ले सकते हैं ब्लॉक। तो उसमें ये दोनों लोड्स जो है वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसको अब बस हम रन करेंगे। अच्छा, एक दो चीज़ें जो इसने कैलकुलेट नहीं की हुई, उसमें एक चीज़ है वोल्टेज रेगुलेशन, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की वोल्टेज रेगुलेशन क्या आ रही है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग बाय रिसीविंग इनटू 100%। तो और एफिशिएंसी कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंसी हम निकालते हैं एक्टिव पावर की ट्रांसफर से, कि वो कितने एक्टिव पावर एफिशिएंटली ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि रिएक्टिव तो एक ज़रूरत के तहत ट्रांसफर की जाती है, जो लोड की ज़रूरत होती है एक्चुअली में यूजफुल पावर, यानी हम उसको एक्टिव पावर ही जानते हैं। तो एफिशिएंसी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इसने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैट लैब में हमने इसको जिस तरीके से किया है, ये जो बहुत बड़ी सी डायग्राम नजर आ रही है ना, ये स्टेप बाय स्टेप ही बनती है, इसलिए इसको एकदम से देख करना बाकी सारा इन ये ऊपर मेजरमेंट ही है, क्योंकि इसमें अगर मैंने डिस्प्ले लगाना है तो कॉपी पेस्टिंग ही है, यानी एक ही चीज़ जितनी जो पॉइंट ए पे एक चीज़ हो रही है, वही चीज़ पॉइंट सी पे, वही चीज़ पॉइंट बी पे, मैंने नाम भी ऐसे ही रखे हैं। ठीक है, यानी जो आपका फीडिंग एंड है वो आपका पॉइंट ए है, या मैंने उसको सेंडिंग एंड कह दिया कि ये सेंडिंग एंड। और इसी तरह से जो पॉइंट सी है वो आपका ये जहाँ पे लोड टैप हो रहा है, ये वाला ये सारा पॉइंट सी है। फिर ये वाला जो है, ये देखें मैंने 3 फेज मेजरमेंट एट पॉइंट बी और 3 फेज लोड एट एट बी। तो इसको मैंने नाम उसी तरीके से ही इसका रखा है। तो सबसे पहले आप लाइब्रेरी में जाएंगे। ठीक है, और वहाँ से आपने जो है वो इसी तरह से लाइब्रेरी शेयर हो रही है, नहीं, तो लाइब्रेरी में आपने सिमस्केप में जाना है, ये जो ऊपर है ये वाला, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, बिल्कुल ये चीज़ें तो वैसी ही हैं। ठीक है, तो सिमस्केप में जाना है, उसके बाद आप पावर सिस्टम्स में आ जाएंगे, फिर आप आ जाएं स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी में आ जाएं, फिर आप आ जाएं फंडामेंटल ब्लॉक्स में, उसमें आप आ जाएं एलिमेंट्स में आ जाएं आप। तो बल्कि जो इलेक्ट्रिकल सोर्सेज हैं उसमें से आप, हाँ, फंडामेंटल ब्लॉक्स में आप इलेक्ट्रिकल सोर्सेज में आए तो आपको 3 फेज सोर्स मिल जाएगा। ये दिस इज द सेम प्रोसीजर जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। 3 फेज सोर्स को फाइंड आउट करना बहुत इजी है। तो 3 फेज सोर्स इसको आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड ऐड ब्लॉक टू मॉडल, जो भी आपने नाम रखा होगा। ठीक है, सिमुलिंक में आपने जो फाइल बनानी है उसमें जो भी आपने नाम रखा होगा उसको आप इसमें, यानी इस ब्लॉक को आप उसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो 3 फेज सोर्स आ गया। उसके बाद आपने मेजरमेंट लेनी है, तो आप मेजरमेंट्स में आ जाएं तो 3 फेज VI मेजरमेंट, ये एक दफ़ा लेंगे, इसको आप फिर कॉपी पेस्ट वहीं पे कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 से 3, एक हमने सेंडिंग एंड पे लगाना है, एक हम पॉइंट सी पे लगाएंगे जो मिडल पॉइंट है, एक हम इसको एंड पे लगाएंगे जो आपका पॉइंट बी बन जाता है। तो इसलिए इसको एक दफ़ा लेके तो हम वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 3 फेज VI मेजरमेंट ये आपका मेजरमेंट्स में पड़ा है यहाँ। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी में ही नीचे मेजरमेंट्स तो फंडामेंटल ब्लॉक्स में आ जाते हैं। अच्छा, ये दो डिवाइसेस आ गए। उसके बाद हमने ब्रांच लेनी होगी, जारी बात है, तो वो भी साथ में ले लेते हैं, फिर सेटिंग उधर जाके कर लेंगे। तो ब्रांच आपको एलिमेंट्स से मिलेगी, एलिमेंट्स। ठीक है, ये फंडामेंटल ब्लॉक्स में ही इलेक्ट्रिकल सोर्सेज पड़ा हुआ है, सिम्सकेप पावर सिस्टम्स, उसमें स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, उसमें फिर फंडामेंटल ब्लॉक्स, तो इलेक्ट्रिकल सोर्सेज, एलिमेंट्स और मेजरमेंट्स, ये आपकी 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, मेजरमेंट से आप ये मल्टीमीटर ले सकते हो, 3 फेज VI मेजरमेंट ले सकते हो। इसको अगर मैं एडिशनल
जो वो था उसको मैं अगर डबल क्लिक करूँ तो यहाँ से आप RMS का ब्लॉक ले सकते हो। अगर आपने पावर मेजर करनी है जैसे आज हम करेंगे ये दोनों चीज़ें, तो आप पावर 3 फेज इंस्टेंटेनियस ले सकते हो। और भी कई सारे पावर के ब्लॉक्स हैं, मगर हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे और RMS वाला ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये बैक का बटन है, यहाँ से आप वापिस आ सकते हैं। ये वो बता भी रहा है कि आप कहाँ पे हैं। सिम्स के पावर सिस्टम, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल ब्लॉक्स, मेजरमेंट्स। इसी तरह से एलिमेंट्स जो है इसमें सारी ये ब्रांचिंग और हर चीज़, ट्रांसफार्मर और ब्रांच वगैरह, लोड, ट्रांसफार्मर, ब्रांच, लोड, लाइन, ये पाई सेक्शन लाइन जैसे है, ये सारी चीज़ें इसमें पड़ी हैं। 3 फेज ब्रेकर, फॉल्ट वगैरह, मतलब जो ऐसे ब्लॉक्स जो कि आपके मतलब आप कनेक्टिंग ब्लॉक्स होते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉक, वो इधर रखे हैं। तो हमने क्या लेना है, 3 फेज सीरीज RLC ब्रांच। ये ब्रांच क्या है, ये वो ZAC है या ZCB होगा। ठीक है, तो इसको आप उसी तरीके से राइट क्लिक करोगे और वहां पे ऐड कर दोगे। देखो इसके साथ ही ये पड़ा हुआ है 3 फेज सीरीज RLC लोड, ये भी साथ ही पड़ा हुआ है। इसको भी आप राइट क्लिक करके तो उधर ले जाएं। ठीक है, ये दोनों चीजें इस्तेमाल होंगी क्योंकि हमने लोड भी लगाना है ना, तो वो सीरीज RLC लोड ही लगता है। और देखें, एक जो लोड होता है ना, ये बात याद रखें, हम सीरीज क्यों ले रहे हैं। कोई भी जो आपका ट्रांसमिशन लाइन होती है सिंगल फेज की, या रेड है या चाहे ब्लू है या येलो है, उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों सीरीज में ही होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम सीरीज में। इसी तरह लोड जो होता है वो एक एक लोड की बात की जा रही है, यानी इस तरह तो नहीं है कि आपके पास दो लोड्स पैरेलल में है। अगर तो आपके पास एक से दो लोड्स पैरेलल में है, जैसे ये उसने बताया 3 फेज पैरेलल RLC लोड, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसा लोड है जो कि जो कि रेजिस्टिव है अलग से, इंडक्टिव अलग से है, और कैपेसिटर आपने उसके पैरेलल में अलग से लगा रखा है। तो ये अलग अलग नेचर बन जाती है पैरेलल में। मगर अगर आपका एक ही लोड है, जैसे मोटर लोड है वो एक लोड है, या जैसे बुक ने दिया हुआ है कि 5 एम्पेयर पर फेज, वो एक लोड है, तो वो सीरीज लोड कहलाता है, क्योंकि उस एक लोड में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सीरीज में होती है। कैपेसिटेंस हमारी चॉइस होती है। समटाइम्स हम जो फेज टू फेज कैपेसिटेंस है उसको हम ले लें ना लें। ठीक है, तो हम इसलिए सी को नॉर्मली निगलेक्ट ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली इंक्लूड उस वक्त होती है, ये मैं आपको बता दूं कब इंक्लूड होती है। ये उस वक्त इंक्लूड होती है जब आपने ट्रांजिएंट फिनोमिना देखना हो ना, तो आप सी को भी ले लेते हो। ठीक है, क्योंकि फिर इंडक्टेंस का और कैपेसिटेंस का ट्रांजिएंट बनता है। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो वो जो आपने पढ़ा होगा कि एक जो है ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी एक बन जाती है, ठीक है, या सुपर पोजिशन फ्रिक्वेंसी जिसको आप कहते हो, तो वो ट्रांजिएंट जो है ना वो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से आता है। तो ये और या इसके अलावा अगर आपने हाई वोल्टेज स्टडी करना हो तो ये सी लिया जाता है, वरना हम सी को निगलेक्ट कर देते हैं। अगर हमने सिंपल अपना लोड स्टडी करना है या लोड में करंट और अपना रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। तो ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, ये हमें इन दोनों की ज़रूरत है। और इसके अलावा तो इसमें से हमें फिलहाल कोई भी ब्लॉक नहीं चाहिए होगा। तो ये दोनों ब्लॉक्स हम वहाँ पर ले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वहाँ पे इनकी जो सेटिंग्स है ना, या इनको कंबाइन जो हमने करना है वो हमने कैसे करना है। ठीक है, तो ये हम इधर आ गए वापस। अब यहाँ पर आपका ये वोल्टेज सोर्स भी आ चुका है, मेजरमेंट भी आ चुका है, ब्रांच वाला भी आ चुका है, और फिर से मेजरमेंट है। ठीक है, ब्रांच के बाद हम मेजरमेंट करते हैं और साथ हमने लोड लगाया। ठीक है, अब यही चीज़ आगे रिपीट हो जानी है। ब्रांच, ये देखो, VI मेजरमेंट और लोड। ठीक है, तो ये आपने देखना है जहां मेरा एरो है, ये ऊपर और नीचे जो है ना ये सारी मेजरमेंट्स। ठीक है, ये और ये भी कॉपी पेस्टिंग ही है, यानी इट इज़ वेरी इजी। तो हमने दरमियान में अपना नेटवर्क लगाया हुआ है, आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। दरमियान जो है, दरमियान से मुराद मतलब सेंटर में आपका ये सारा मेन नेटवर्क आ जाएगा। सोर्स, ब्रांच, लोड, फिर ब्रांच, फिर मेजरमेंट, फिर लोड, इस तरह से। और उसके ऊपर और नीचे मेजरमेंट्स आ जाती हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो अब हम इसकी सेटिंग देखते हैं। जो वोल्टेज सोर्स है वो ये कमोबेश सेटिंग हमने लास्ट टाइम वैसे देख ही ली थी, लेकिन बहरहाल कन्फिग्रेशन जो है ना इसकी वाई विद ग्राउंड ही हम रखते हैं।
ठीक है, ये जनरली इसको आप वाई विद ग्राउंड ही रखें, वरना जो दूसरी ऑप्शंस हैं वो वाई विद न्यूट्रल है, जिसको हम फ्लोटिंग न्यूट्रल कहते हैं, कि न्यूट्रल है तो सही मगर उसको ग्राउंड नहीं किया गया, जैसे मैंने अभी आपको लेक्चर में भी बताया, जो हमने न्यूट्रल अर्थिंग का पढ़ा था। और या ये है कि सिंपल वाई है, उसका न्यूट्रल पॉइंट भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सिंपल वाई है। तो अ, हम जो लोड ले रहे हैं वो फिलहाल वाई विद ग्राउंड है। ये जो सिंपल वाई है ना, जिसका न्यूट्रल नहीं है, ये बाज़ औक़ात ऐसे होता है, ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ अभी। तो बहरहाल ये वाई विद ग्राउंड आप लेंगे, अभी ये मैं बंद करता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी वाई विद ग्राउंड ही ली जाती है जनरली। फिर उसके बाद हमने हर फेज़ के लिए वोल्टेज मेंशन नहीं करना। हम ये कहते हैं कि हम यानी ये वो अगर मैं इसको टिक कर दूँ तो आप देखो वो कहता है कि अच्छा जी बताएँ फेज़ ए की वोल्ट क्या आ रही है, बी की क्या है, सी की क्या है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपने उसमें देखा था लैब में जो मल्टीमीटर है, उसमें हर फेज़ का अलग-अलग वोल्ट आ रहा है, ठीक है? तो अगर तो आप इस तरीके के साथ करना चाहते हो कि इंतहाई आप उसको अनबैलेंस कंसीडर करके कि भाई इस तरह, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ए बी, और क्योंकि वो अनबैलेंस्ड वोल्टेजेस हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर तो ठीक है, वरना अगर आपने बैलेंस्ड कैलकुलेशन करनी जो हम कर रहे हैं, कंसीडरिंग द लोड एज अ बैलेंस्ड, के हर फेज का वोल्टेज तकरीबन बराबर है, तो उसको फिर आप ये वाला बॉक्स चेक नहीं करते। सिंपल आप फेज टू फेज वोल्टेज जो है वो आप यहाँ पे जो है वो अपना एंटर कर देंगे, विच इज़ इन आवर केस 400 वोल्ट्स। तो मैंने इसको 433 रखा है, हम इसको 400 ही रख लेते हैं। ये 433 ये हमें खुद मैटलैब बताएगा कि ये 433 होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको, आपको याद होगा वो एग्जांपल में उसने कहा था कि अगर मैं फार एंड पे 400 वोल्ट मेंटेन रखना चाहूँ तो सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। तो मैं अभी नहीं मुझे पता, ये मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिमुलेशन करके पता चले, तो ठीक है आप इसको 400 ही रख लें, ठीक है जी। फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो गई, ठीक है। बाकी ये वाला जो टिक है ये उस वक्त होता है अगर हमने शॉर्ट सर्किट कुछ कैलकुलेशन करनी है ना, तो उस वक्त ये वाला ब्लॉक ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर हम ये इम्पिडेंस ऑफ द सोर्स लेकर आते हैं और फॉल्ट करंट कैलकुलेट करते हैं बहरहाल। तो ये इम्पिडेंस में हमने नहीं जाना, सिंपल इसकी दो चीज़ें रखनी है बस, 450 हर्ट्ज, और इसको फिर हमने जो है वो ओके कर दिया। तो ये हमारा सेट हो गया। उसके बाद जो वी आई मेजरमेंट है ये हम लगाते हैं ताकि हमें सोर्स का जो वोल्टेज है वो पता चलता रहे, अभी जैसे आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम डबल क्लिक करते हैं और इसमें अब आपके पास ऑप्शन है कि आप जो मेजरमेंट है वो फेस टू फेस लेना चाह रहे हैं या लेना ही नहीं चाह रहे, और या आप फेस टू ग्राउंड लेना चाह रहे हैं। तो मैंने इसको फेस टू फेस रखा है क्योंकि फेस टू फेस से ज़रा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है। वैसे भी 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर मैं फेज टू ग्राउंड कर दूंगा तो वो 230 से मुझे अंदाजा नहीं होगा कि बुक के मुताबिक मेरा आंसर क्या आ रहा है। तो मैंने इसलिए इसको फेज टू फेज ही रखा है। करंट मेजरमेंट लेनी है नहीं लेनी, करंट की मेजरमेंट याद आपको होगा, मैंने आपको लैब में ये एक्सप्लेन किया था कि अगर आप करंट की मेजरमेंट लोगे तो पावर बनेगी। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैंने ये देखना है कि मेरी सेंडिंग एंड पावर क्या है जो कि सोर्स सेंड कर रहा है, तो मुझे करंट की मेजरमेंट को यस ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट मेजरमेंट जो है वो मैंने इस वजह से यस कर दी, फेज टू फेज ये हो गया। तो जो है अब सब कुछ वैसे ही, तो मैं इसलिए इसको कैंसिल करूँगा कि मैंने कोई नई सेटिंग को इसमें एडजस्ट नहीं करना, वरना आप इसको ओके ही करेंगे, जारी बात है। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया आपके पास अब ब्रांच ए टू सी, बिल्कुल जैसे बुक में है, सिर्फ फ़र्क ये है कि सोर्स की मेजरमेंट हम बीच में लेकर आए, वरना हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमारा जो वो है। पहले मैं ये सारा नेटवर्क लगाऊंगा, फिर उसके बाद आई विल एक्सप्लेन द मेजरमेंट ब्लॉक्स जो भी है। फिर अब हम ब्रांच ए टू सी में आ जाते हैं, ठीक है। इसको हमने डबल क्लिक किया। अब ये ब्रांच की जो टाइप है ये मैंने लास्ट टाइम जैसे एक्सप्लेन किया था, ये हम आर एल ब्रांच लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कई सारी ऑप्शन है, जैसे आपके सामने आर एल सी और ये सारा जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया। तो आपके पास सिंपल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू मौजूद है, ठीक है। तो आपने जो है आर एल ब्रांच लेनी है। अब ये मेरे पास ये देखिए मैंने इसका नाम क्या रखा हुआ है, ब्रांच ए टू सी, ठीक है। मैंने उसका नाम भी ऐसे रखा है, तो आप भी नाम के साथ ही चले ना।
तो बहुत इजी हो जाता है। तो ये देखो ये ब्रांच ए टू सी जो है, अब इसकी वैल्यू जो है वो बुक में थी 0.6, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो ब्रांच ए टू सी जो है इसकी जो वैल्यू आपके पास आ रही है सिंपल, तो इसीलिए मैंने ये ब्रांच लिया। मैं वरना एक और ब्लॉक सेट ले सकता था जिसमें पर किलोमीटर हम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू हम पुट करते हैं, मगर उसमें फिर और भी वैल्यूज आ जाती है ना, जैसे जीरो वाली वैल्यूज आ रही। तो टू मेक दैट थिंग सिंपल कि हमें हम इसको ये वाला ब्लॉक ले लें। तो 0.6, अब यहाँ पर ये x की वैल्यू है 0.3। ठीक है, ये x है आपके पास 0.3। तो अब आप क्या करेंगे, आपने जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, क्योंकि वहां पे हमें इंडक्टेंस रिक्वायर्ड है, तो हम जो है वो ये करेंगे कि x, ये हमारे पास फार्मूला होता है x इज इक्वल टू 2πfl। तो हमें ये चीज़ चाहिए और ये है हमारे पास, तो सिंपली डिवाइड बाय 2πf। ठीक, तो यही काम मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो कि ये रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू 0.6 एज सच आ गई, और फिर इंडक्टेंस की वैल्यू मेरे पास आ रही थी 0.955 इंटू 10⁻³ तो मैंने उसको E-3 करके लिख दिया। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मेरे मेरी जो ब्रांच है उसमें मुझे जो है ना वोल्टेज का ड्रॉप भी पता चले कि मेरी ब्रांच में वोल्टेज का कितना ड्रॉप हो रहा है, या मुझे ये भी पता चले कि मेरी ब्रांच में एक्टिव और रिएक्टिव पावर का कितना लॉस हो रहा है। तो मैं मेजरमेंट्स में जाके ब्रांच वोल्टेजेस एंड करंट्स दोनों मैं सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट होगा तो पावर बनेगी या वोल्टेज का ड्रॉप मुझे पता चल पाएगा। तो इस वजह से ये मैंने किया कि मेजरमेंट्स में मैंने ब्रांच वोल्टेजेस एंड करंट्स ले लिया। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब उसके बाद मैंने दोबारा से एक मेजरमेंट ब्लॉक लगाया जिसका नाम मैंने रखा हुआ है 3 फेज VI मेजरमेंट सी। 3 फेज VI मेजरमेंट सी एट द पॉइंट सी। तो ये जो ब्रांच है ना, अब इसके बाद आप अगले पॉइंट सी पर आ गए, ये बात याद रखो। ठीक है, ब्रांच का मतलब ये होता है कि ब्रांच इज अ कनेक्टिंग पॉइंट, कनेक्टिंग आप कह लो कि वाया बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो अब आप यहाँ पे पॉइंट सी पे हो, यहाँ पे अब आपकी ये मेजरमेंट और मैंने इसको हाईलाइट किया, तो इसीलिए अब आप यहाँ पर दोबारा से मेजरमेंट लगा रहे हो। और इस जो मेजरमेंट है उसका फ़ायदा ये है कि अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है आपका वोल्टेज जो है ना वो क्या आ रहा है। ठीक है, इन सेंडिंग एंड वोल्टेज तो है जैसे कि 400। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये भी पुराना रिजल्ट है, ये मैंने पुराना सिमुलेट किया हुआ है, इसलिए ये रिजल्ट्स को ना देखें जो डिस्प्ले में आ रहे हैं, मैं भी नया सिमुलेट करूंगा तो ये पुराने रिजल्ट्स को वो ऐसे दिखाता रहता है। तो बहरहाल इस मेजरमेंट का ये मकसद है कि मुझे पॉइंट सी पर पता चले कि मेरे पास कितने वोल्ट्स आ रहे हैं, कितनी पावर अवेलेबल है। ठीक है, एक्टिव, ये देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है जैसे आप देख रहे होगे। ठीक है, एक्टिव पावर एट द पॉइंट सी। ठीक है, रिएक्टिव पावर एट द पॉइंट सी, या वोल्टेज अवेलेबल एट द पॉइंट सी। तो वोल्टेज की क्या अवेलेबिलिटी है, पावर की क्या अवेलेबिलिटी है पॉइंट सी पर, इसके लिए मुझे ये ब्लॉक लगाना है ब्रांच के बाद। उसके बाद यहाँ मैंने ये लोड लगाया। सही, अब लोड जो है उसको आप कैलकुलेट करोगे, बुक में आपको करंट और पावर फैक्टर दिया होगा जैसे मैंने बताया था। आप जो फार्मूला लगा रहे हो वो ये वाला फार्मूला है। अच्छा, ये नोटिस तो सारों ने पढ़ लिया होगा, तो मैं अभी स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ। तो वो जो फार्मूला है एक्टिव पावर का, वो आपके पास है P इज इक्वल टू √3 VL/IL cos phi, ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पे आपको 400 पुट करना है, ये मैं भी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बेशक आप
ये कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता कि पॉइंट सी पर क्या हमारे पास वोल्ट आ रहा है, यही तो आपको मैट लैब ने बताना है। मैट लैब ने आपको यही तो बताना है कि आपके पास क्या आ रहा है, ये वो कैलकुलेट करेगा। आपने क्योंकि आपका जो लोड है वो इस पर रेटेड है, तो आपने 400 वोल्ट यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। तो यानी कि अभी मैंने उसको डबल क्लिक नहीं किया, डबल क्लिक करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। वो दो चीजें ही मांगता है, वो कहता है मुझे लोड का पी बताएं और क्यू बताएं, लोड का, ये दो ही चीजें मांगता है। तो इसलिए हम इसको पहले देख ही लेते हैं। तो √3 VL यानी लोड हमारा 400 वोल्ट पे रेटेड है, ये भी दिया हुआ है बुक में और ये भी दिया हुआ है, ये दोनों चीजें दी हुई हैं, ठीक है। ये एट पॉइंट सी पर बात हो रही है, सही। तो Q जो है वो अब आप कैसे निकालोगे, यू हैव द फार्मूला, ठीक है। ये आपका S है, ये आपका KW है, और ये आपका क्या है, KVAR। ये आपका एंगल क्या आ गया, थीटा। तो इसका आप tan लोगे, tan थीटा, ठीक है। सो tan थीटा जो है वो KVAR/KW आपके पास आ जाएगा, सही। तो यहाँ से आप क्यों निकाल लोगे, सो tan थीटा इट इज इक्वल टू KVAR/KW, यहाँ से आप निकालोगे, ठीक है। और ये अब आपको पता चल चुका है। और थीटा जो है ये कहाँ से आएगा, ठीक है। थीटा जो है ये आपके पास हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ जो भी आपको पावर फैक्टर दिया हुआ था। लेट्स से अब पॉइंट सी पर था, आई गेस 0.8 था, मे बी कोई और वैल्यू बार देख लीजिएगा, एक सेकंड में देख ही लूँ। पॉइंट सी, हाँ जी 0.8 ही है, ठीक है जी 0.8 है। क्यों नहीं समझ आई, क्योंकि पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई इट इज इक्वल टू 0.8, ये आपको गिवन है। सो फाई जो है या थीटा, आप थीटा कर लें, सही। तो cos इनवर्स ऑफ पॉइंट, ये आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो KW का मल्टीप्लाई करेंगे तो KVAR जो है, जो अननोन क्वांटिटी है, वो आपके पास निकल आएगी, सही। तो ये दोनों चीजें कैलकुलेट करके अब हम उसको देखते हैं और डायरेक्ट हम वैल्यू अपनी पुट कर देंगे उसमें, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लॉक सेट है, ये वाला इसका मैंने ये नाम, ये थोड़ा सा छुप गया है ये पीछे ना, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूं, ये अब आपको नजर आ रहा होगा, ये 3 फेज लोड एट सी, देखो मैंने इसका नाम भी ये रखा हुआ, ठीक है। तो आप भी जो ये, क्योंकि जब आप इसको वहां से लेकर आएंगे ना, तो इसके नीचे लिखा होता है 3 फेज RLC लोड, उसी को क्लिक कीजिएगा तो अपना नाम आप लिख लें 3 फेज लोड एट सी, आपको पता चल हर जगह फिर यही लिखा हुआ आएगा ना, तो बड़ी क्लियर इंडिकेशन हो जाती है। अब आप इसको डबल क्लिक करें और यहाँ पे आप आ जाएं और कॉन्फ़िगरेशन वाई ग्राउंडेड ही रखें आप, क्योंकि जो डेल्टा कनेक्टेड लोड्स होते हैं ना, वो इंतहाई बैलेंस्ड लोड्स होते हैं और कम ही होते हैं। जनरली हम सिर्फ डेल्टा कनेक्शन को मोटर स्टार्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वरना जो कॉन्फ़िगरेशन जनरली रखी जाती है वो वाई ही रखी जाती है। और उसकी गर्ज जो है ना वो यही होती है कि अगर हमारे पास न्यूट्रल आएगा तो हम उसको ग्राउंड कर पाएंगे ना, और ग्राउंड ना करेंगे तो बहुत सीवियर कंडीशंस बन सकती हैं फॉल्ट के केस में, ठीक है। बैलेंस लोड ग्राउंडेड नहीं भी होते, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरली रिकमेंड यही किया जाता है। ये फिर अब एक टॉपिक है जो कि हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे जो हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप वाई विद ग्राउंड ही रखो इसको। अच्छा, रेटेड वो, ये देखो ये वो चीज़ है कि वो कहता है कि नॉमिनल क्या आपका फेस टू फेस वोल्टेज है लोड का, तो 400 वोल्ट आ गया, फ्रिक्वेंसी 50 आ गई। ये बॉक्स चेक नहीं करना क्योंकि हमारा लोड बैलेंस्ड है, हमें हर फेज के लिए अलग अलग वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्टिव पावर जब मैंने कैलकुलेट की तो वो मेरे पास आई 2771.2, ठीक है, ये मेरे पास एक्टिव पावर आ गई। इंडक्टिव रिएक्टिव पावर जो मैंने ली वो मेरे पास ये आ गई। अब यहाँ से आपको पता चलेगा, आपको याद होगा एक दफ़ा मैंने आपको बताया था कि कुछ जो टेक्स्ट बुक्स हैं या कुछ जो बुक्स हैं वो इंडक्टिव रिएक्टिव पावर को नेगेटिव और कैपेसिटर को पॉजिटिव लेती हैं, और कुछ बुक्स जो हैं वो इंडक्टिव रिएक्टिव पावर को पॉजिटिव और कैपेसिटर को नेगेटिव लेते हैं।
तो अब ये मैटलैब इसको जैसे ले रहा है उसने उसको बता दिया है, ये इसीलिए उसने ब्रैकेट में बता दिया है कि इंडक्टिव रिएक्टिव पावर जो है वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी मैटलैब में, यानी इसका बताना फर्ज था। ये देख लो, ये इसीलिए उसने ब्रैकेट में लिखा है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा टेक्स्ट टू टेक्स्ट वेरी कर सकती है चीज़। बहरहाल अब हम यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव तो हमारा क्योंकि हम पावर फैक्टर तो इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो हमने ये देखा कि अब इंडक्टिव रिएक्टिव पावर फिलहाल यहाँ पर आपके पास आगे 2078.4, ये उसी फार्मूले से हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। मैं इसलिए कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू कीप द माय सेटिंग सेम, मे बी अगर कोई ऊपर तब्दीली हो गई हो तो मैं इसलिए इसको कैंसिल कर रहा हूँ। मेजरमेंट्स मैं इसकी नहीं ले रहा क्योंकि लोड की जो मेजरमेंट है वो इस तरह से मुझे चाहिए भी नहीं, तो वो ये मुझे सोर्स ही बता, ये 3 फेज VI मेजरमेंट ही मुझे काफ़ी है, यानी मुझे इसकी मेजरमेंट्स नहीं चाहिए एक्चुअली लोड की ना, क्योंकि ये एक्टिव और रिएक्टिव पावर तो मुझे यहाँ पता चल ही गई है, और किस किस्म की मेजरमेंट है जो मुझे इसलिए नहीं चाहिए, तो मैंने इसलिए इसकी मेजरमेंट्स को नन ही रहने दिया। ये बाय डिफॉल्ट नन ही होता है, ठीक है, तो मैंने इसलिए इसकी मेजरमेंट्स को नन ही रहने दिया। बाकी ये जो ऊपर टैग है लोड फ्लो वाला, इसमें आपने नहीं जाना, ठीक है। ये कांस्टेंट जेड, कांस्टेंट पी क्यू, ये यानी लोड की कैटेगरी है, जो वो पूछ रहा है कि आपका जो लोड है वो किस किस्म का लोड है, कांस्टेंट जी वाला लोड है, कांस्टेंट पी क्यू, कांस्टेंट करंट वाला लोड है। तो हमारा जो लोड है वो कांस्टेंट जी वाला है। कांस्टेंट जी से मुराद ये होता है कि उसका जो इम्पिडेंस है वो, यानी ये डायनामिक लोड नहीं है। दूसरे अल्फाज में अगर मैं इसका ऑपोजिट आपको बताऊं, डायनामिक लोड ऐसा होता है जो कि जिसकी जो इंडक्टेंस है वो टाइम के साथ बदल जाती है, ठीक है। यानी उसमें हमने कुछ मोटरिंग कोई लोड है, या ये है कि हमने कोई कंट्रोलर लगाया हुआ है जो कि उसकी इम्पिडेंस को वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी हमारे पास लोड्स होते हैं जो कि वेरिएबल लोड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जिसमें एक एग्जांपल आपकी मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ, जैसे आपकी लिफ्ट है, लिफ्ट जो आपकी होती है जो कि नीचे से ऊपर हम आते हैं जिसको, तो अब उसका जो लोड है यानी वो स्टार्टिंग में जो है वो ज़्यादा है, और जब वो उसके बाद अपने फुल स्पीड पर रेटेड उससे चलने लग जाती है तो वो और तरह का बन जाता है, ठीक है। तो हमारा ये वाला लोड नहीं है, हमारा कांस्टेंट जी है, यानी एक दफ़ा जो वैल्यू फिक्स कर दी दैट इज़ फिक्स्ड, सही। तो ये बहरहाल ये लोड की कैटेगरीज आगे भी एक्सप्लेन होती रहेंगी। तो ये लोड आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब उसके बाद हम अगली ब्रांच फिर सेट करते हैं और आखिर में ही हम मेजरमेंट्स देखेंगे। अब ब्रांच सी टू बी जो है ये बिल्कुल उसका रेपिटेशन है, बिल्कुल। ये मैं बहरहाल आपको खोल कर दिखा दूं, तो ये ब्रांच सी टू बी में रेजिस्टेंस मैंने पुट की और इंडक्टेंस मैंने कैलकुलेट की, ठीक है। इंडक्टेंस आपको कैलकुलेट, फिर से इसकी मैं मेजरमेंट्स ब्रांच वोल्टेजेस एंड करंट्स लेना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है ब्रांच में और कितनी पावर का लॉस हो रहा है। तो इसलिए ब्रांच वोल्टेजेस एंड करंट्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच टाइप RL ही है, बिल्कुल ये रेपिटेशन नहीं है, ठीक है। और ये वाले ब्लॉक्स भी आप एक दफ़ा ले आए हैं तो इसको कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं। इस वाले ब्लॉक को सिलेक्ट करके कंट्रोल कॉपी और कंट्रोल पेस्ट करें तो दोबारा से लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत नहीं, आपका टाइम बच जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो मेजरमेंट वाला ब्लॉक है ये भी आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लें, बल्कि यूँ करें कि ये वाला ब्रांच मेजरमेंट और ये वाला जो आपके पास लोड है इसको आप तीनों को सिलेक्ट कर लें अगर, ठीक है, लाइक दिस, जिस तरह मैंने भी सिलेक्ट किया है। अच्छा, ये अब मेरा ज़रा करीब करीब ऐसे और भी चीज़ें सिलेक्ट हो रही हैं। बहरहाल आप केयरफुली इन तीनों को सिलेक्ट करें, ठीक है। केयरफुली इन तीनों को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल कॉपी और पेस्ट करें तो ये आगे एज सच आ जाएगा, इसको आप एज सच लगा दें, ठीक है। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। ये इसी तरह जो 3 फेज लोड एट बी है वो मोटर का लोड है, जो भी है बुक ने उसको करंट और पावर फैक्टर की सूरत में ही बताया, जैसे मैं भी आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। ये है जो लोड एट बी है जो कि करंट और ये पावर फैक्टर है। ये तो उसने यहाँ पर लिखा है, ऊपर उसने बताया है कि ये एक मोटर लोड है, 3 फेज 400 वोल्ट की इंडक्शन मोटर है और 10 हॉर्स पावर की है, ये तो मुझे उसने बता ही दिया है। तो पी तो मुझे पता चल ही गया है, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट्स होते हैं और 10 हॉर्स पावर में मेरे पास जो एक्टिव पावर है वो 7460 आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। अगर मुझे ना पता होता तो मैंने यही फार्मूला लगाना था ना, √3 लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी भी यहाँ पर गिवन है, हर चीज़ है। तो यही जो है ये सारा अगर मैं ये लिखूं
तो मेरे पास हॉर्स पावर 7460 ही बनेंगे, बिकॉज इट इज 10 हॉर्स पावर। तो ये तो मेरे पास आ गए। और जो रिएक्टिव पावर है वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, वो सिंपल वही वाला जो फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसका जो पावर फैक्टर है वो 0.85 है, इसका कॉज इनवर्स लेके फाई निकाल लें, उसका टेन थीटा लें, मल्टीप्लाई 7460 कर लें, तो आपके पास KVAR आ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बोर्ड पे उसको बताया था। तो ठीक है, तो ये आपके पास एक्टिव पावर आ गई इसकी 7460, और ये आपके पास उसकी रिएक्टिव पावर आ गई विच इज 4.6 kVAR और 4623.29। ठीक है, तो मैंने इसकी बड़ी वाली वैल्यू नहीं, उसको मैंने पावर्स में नहीं लिखा। कैपेसिटिव पावर इसकी 0 है, उसको आपने 0 रखना है। ठीक है, तो ये आपका लोड सेलेक्ट हो गया। ठीक है, और अच्छा, तो ये आपका ये लाइन डायग्राम जो थी वहाँ पे, ये अब आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हमने मेजरमेंट्स देखनी है, यानी मेजरमेंट से मुराद ये है कि ये वाला जो ब्लॉक आपने मेजरमेंट का लगाया हुआ था, इससे अब आपने क्या मेजरमेंट आप लेनी है, आप वोल्टेज को क्या लेना चाहते हो। तो ये बात याद रखें कि यहाँ से आपके पास ना जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू आती है या साइनोसाइडल वैल्यू आती है, RMS वैल्यू नहीं आती वोल्टेज की और करंट की। ठीक है, ये जो 3 फेज VI मेजरमेंट का जो ब्लॉक है, ये आपको RMS वैल्यू नहीं देता। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अगर मुझे सेंडिंग एंड वोल्टेज चाहिए तो मुझे एक RMS यानी रूट मीन स्क्वायर ब्लॉक भी चाहिए। ठीक है, जो कि मेजरमेंट्स में पड़ा हुआ है, और मेरा ख्याल है कि हमने यहाँ पर उसको सेंड किया था, नहीं तो मैं अभी लाइब्रेरी से दिखाता हूँ उसे। तो जो VABC है, इसको मैंने देखो RMS को दिया हो। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं डिस्प्ले में लेकर आया हूँ, तो वो मेरे पास ये RMS वैल्यू इसकी शो कर रहा है। तो अब हम देखते हैं ये दोनों चीज़ें जो हैं वो लाइब्रेरी में। एक तो मुझे RMS ब्लॉक देखना है, ठीक है, तो वो मेजरमेंट्स में होगा। ठीक है, या नहीं है तो एडिशनल मेजरमेंट्स को डबल क्लिक करें तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐड टू मॉडल कर लें राइट क्लिक करके, और नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, वो डिस्प्ले चाहिए। वो डिस्प्ले आपको ना ऊपर मिलेगा, ये आपने इसी तरह से स्क्रॉल ऊपर करके आना है, और यहाँ पे आपने सिंक्स में आ जाना। ये भी मैंने मेरा ख्याल लास्ट टाइम बताया हुआ है। ठीक है, ये जो सिंक्स है ये कॉमनली ये सिमुलिंक में ही पड़ा हुआ है सारा। ये सिमुलिंक जो मेन है इसमें ये सिंक्स पड़े हुए हैं, सिंक्स। तो ये डिस्प्ले जो है ये है वो डिस्प्ले, इसको आपने राइट क्लिक करना है और ऐड टू मॉडल कर देना। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी। तो उसके अलावा आप दोबारा नीचे आए, मेजरमेंट्स में आ जाए। ठीक है, और एडिशनल मेजरमेंट्स में आ जाए, और ये वाला जो ब्लॉक है ना इसको भी वहाँ पर ले जाएं, भी हमें इसकी भी ज़रूरत पेश आएगी। ये है पावर 3 फेज इंस्टेंटेनियस। अब इसके ना साइड बाय साइड बहुत सारे ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, हमने यही क्यों सिलेक्ट किया है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो ब्लॉक है ये इस तरह की मेजरमेंट नहीं ले रहा है जिस तरह ये वाला ब्लॉक ले रहा है। इसमें आपको पूरा वेक्टर ऐड करना पड़ेगा। जो काम यहाँ पर ये खुद कर रहा है ये वाला ब्लॉक, वो यहाँ पर आपको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। यानी आपको याद होगा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ थीटा, ये साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपको उसको वेक्टर की सूरत में एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका डेफिनेशन मुख्तलिफ है और इसकी जो वर्किंग है वो भी मुख्तलिफ है। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं फेज़र की। अगर आप 3 फेज़ पावर को फेज़र में देखना चाह रहे हैं तो मुझे फेज़र कैलकुलेशन यानी वो उस वक़्त होगा अगर मेरे पास VABC और IABC पीछे से फेज़र में आ रहा है। समझ आई? अगर मेरे पास VABC और IABC जो है वो साइनोसाइड फॉर्म में आ रहा है, साइनोसाइड या इंस्टेंटेनियस फॉर्म में आ रहा है, तो कभी भी ये वाला ब्लॉक नहीं लगेगा, बल्कि वो एक एरर दे देगा कि पीछे से इनपुट कुछ और है और आप आउटपुट कुछ और लेना चाहते हैं, यानी कि मिसमैच हो रहा है और एक एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक भी नहीं लगेगा। और फिर आपको याद होगा मैंने भी पीछे कंटिन्यूअस पावर GUI कंटिन्यूअस रखा हुआ है, तो वहां पे फेजर नहीं है। अगर आपने फेजर मेजरमेंट्स करनी होती है तो आप फेजर सिलेक्ट करते हो बकायदा। ठीक है, तो हमारा मॉड जो है वो कंटिन्यूअस मॉड है,
ये भी नहीं आप ले सकते, ये भी इंस्टेंटेनियस है, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेजरमेंट हमें अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि इसमें इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स आपके पास आते हैं। ये उस वक्त होता है अगर आपके पास मोटर होती है या जनरेटर होता है। ठीक है, ये दो डिवाइसेस ऐसे हैं, मोटर और जनरेटर, कि इसमें आपके पास दो एक्सिस होते हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सिस और एक को हम कहते हैं क्वाड्रेचर, यानी कि 90 डिग्री पे वो एक्सिस होता है। ठीक है, तो वो क्वार्टर बन जाता है क्योंकि जब हम उस एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट, तो आपके दो ही डिवाइसेस हैं जो कि रोटेट करते हैं। वन इज द मोटर, ठीक है, एंड द अदर वन इज द जनरेटर। तो ये वाला जो एक्सिस है ये आपके पास कहलाता है डी एक्सिस और डायरेक्ट एक्सिस, और ये वाला जो एक्सिस है आपके पास, ये आपके पास कहलाता है क्यू एक्सिस, क्योंकि इसको कंसीडर करने से आपके पास ये क्वाड्रेचर्स या क्वाड बन जाता है। ठीक है, तो जो है ये एक्सिस क्या है, ये इट इज दे आर नथिंग बट द पोल्स। पोल स्ट्रक्चर आप कैसे देख रहे हो, पोल्स जो मशीन में जो पोल्स बनते हैं वो आप क्या, तो यानी मकसद ये है, क्या आप ये वाले पोल्स कंसीडर कर रहे हैं डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग, ठीक है, या आप क्वाड्रेचर वाले कंसीडर, तो हम ये वाले लेते हैं, ये वाला ये हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो कंसीडरेशन है उसका पावर से क्या ताल्लुक है, ये क्वाड्रेचर है, क्वाड्रेचर, ये रिएक्टिव पावर नहीं है। इसका जो ताल्लुक है डायरेक्ट का या क्वाड का, इसका एक्टिव पावर से या रिएक्टिव पावर से ताल्लुक क्या है। ठीक है, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, और ये एक एंगल होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं रोटर एंगल अल्फा। ये वो एक्चुअली यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। ठीक है, होता ये है कि जब आपके पास मशीन पर लोड नहीं लगा होता तो ये अल्फा आपके पास जीरो होता है। उसका मकसद ये होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो रोटर है अंदर, ये वाला रोटर जो है, और ये बाहर आपके पास ये स्टेटर है, इनके ये वाले जो पोल्स हैं, लेट से ये नॉर्थ है इसका, और रोटर का यहाँ पर आपके पास ये स्टेटर है, ये मैं स्टेटर लिख दूँ, ये स्टेटर है और ये रोटर है। ठीक, स्टेटर का नॉर्थ और रोटर का साउथ ये बिल्कुल अलाइन है, एक दूसरे के अलाइन है, और ये एक्सिस कौन सा है, डी एक्सिस, ये है डी एक्सिस, और अल्फा आपके पास क्या आ गया, जीरो। मगर जब आपके पास लोड लगता है, ठीक है, तो लोड लगने की वजह से जो आपका जो रोटर एक्सिस होता है ये थोड़ा सा ज़रा पीछे रह जाता है, और ये एक्चुअली आप यूँ कह लें कि ये इस तरीके के साथ ये बन जाता है। अब ये वाली जो डायग्राम है ये इस तरह से बन जाएगी कि लेट्स से मैं अगर रोटर एक्सिस को इधर ही शो करूं और इसका साउथ पोल यहाँ पे, और स्टेटर का आप यूँ कह लें कि जो आपके पास जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, और एक्सिस अब आपके पास यही है, ये डायरेक्ट एक्सिस है। तो अब ये वाला जो एंगल है ये क्या बन गया, ये वाला जो एंगल है ये मैं ये बता, सो दिस इज समथिंग लाइक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्रीज, क्या है ये एंगल, सही। तो ये एंगल बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर तुम कंसीडर करो कि कोई इन्फिनिट लोड लग गया है तो फिर ये एंगल जो है वो आपका एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे बिल्कुल ये मशीन ट्रिप हो जाएगी आपकी, और ये वो कंडीशन होती है जिसको हम जनरेटर के केस में कहते हैं कि ये ब्लैकआउट कंडीशन हो रही है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा लग रहा है कि हाई टेंशन लाइंस 132 केवी या 220 केवी की ट्रिप होती जा रही हैं, और पावर प्लांट पे यकदम बहुत सारा लोड आ चुका है जिसकी वजह से ये एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मगर हमारी इंतहाई सोफिस्टिकेटेड रिलेज होती हैं जो उसको स्टेबिलिटी इशू नहीं बनने देंगे और ट्रिप कर देंगी। ठीक है, तो आपका ये ताल्लुक होता है डायरेक्ट का, क्वाड्रेचर का, एक्टिव और रिएक्टिव पावर से। सो दिस अल्फा जो है
ये वाला जो अल्फा है इसका ताल्लुक आपका पी के साथ होता है एक्चुअली डायरेक्टली, ठीक है। और क्यू जो है इसका जो ताल्लुक होता है आपके पास, इसका ताल्लुक आपके पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज का, कि वोल्टेज की मैग्नीट्यूड आपके पास क्या, मोटर के केस में वोल्टेज की मैग्नीट्यूड इन क्या हो रही है और जनरेटर के केस में आप वोल्टेज की मैग्नीट्यूड जनरेट क्या कर रहे हैं, उसका ताल्लुक आपका रिएक्टिव पावर के साथ डायरेक्ट होता है। अल्फा का ताल्लुक आपके पास एक्टिव पावर के साथ होता है, क्योंकि हम यही कहते हैं कि जितना भी पोल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो एक्टिव लोड के साथ हुआ है जो लगा है, तो उसको हम इसलिए एक्टिव के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लेकर आते हैं। और इस चीज को पीछे अगर जनरेटर है तो उसका प्राइम मूवर कवर करता है। अगर ये अल्फा आपने बढ़ने नहीं देना तो प्राइम मूवर की स्पीड अब आपको ज्यादा, अगर वो पहले लेट से 1400 आरपीएम पे रोटेट कर रहा था तो उसको फिर हम इंक्रीज करके 1450 कर देंगे, ताकि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज ही रहे और रोटर का जो एंगल है वो एक एक स्टेबिलिटी पॉइंट से आगे ना जाए या 3 डिग्री तक रहे, ठीक है। मे बी 40% लोड पर ये एंगल बनता हो, 60% लोड पर ये एंगल बनता हो, ठीक है। तो ये बनता है और इसको कवर या इसको कंट्रोल जो है वो फिर पीछे प्राइम मूवर करता है स्टेबिलिटी लिमिट्स के अंदर रह के। जहां तक क्यू का ताल्लुक है इसको हम एक्साइटेशन से कंट्रोल करते हैं और ये बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट है। अगर आप एनालिसिस ऑप्ट करते हैं पावर एनालिसिस तो उसमें फिर हम इसको स्टडी करते हैं जब हम पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे पीछे ब्लैकआउट हुआ था तो जारी बात है इस तरह का ही इशू बन जाता है। तो इसमें फिर स्टेबिलिटी में भी हम 3 से 4 चीज़ें कंसीडर करते हैं कि फ्रिक्वेंसी की वजह से अनस्टेबल हुआ है सिस्टम, वोल्टेज की वजह से अनस्टेबल हुआ है या रोटर एंगल की वजह से अनस्टेबल हुआ है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी को हम इसलिए अलग कंसीडर करते हैं क्योंकि वो प्राइम मूवर से ताल्लुक है, मे बी प्राइम मूवर फेल हो गया हो पीछे आपका, ठीक है, स्टीम एकदम से लॉस्ट हो गई या मे बी कोई मैकेनिकल फॉल्ट आया, प्राइम मूवर का फॉल्ट बन गया, तो इसलिए फ्रिक्वेंसी को हम अलग से डील करेंगे। तो बहरहाल ये 3 तरह के स्टेबिलिटी इश्यूज जो हैं वो बहरहाल एनालिसिस में ही आते हैं। तो वेवर हुई, तो ये जो लोड है, हाँ ये मैं आपको बता, अच्छा हाँ ये मैं आपको बता रहा था कि ये वाला जो है, तो ये आपका जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है, अच्छा खैर हाँ ये आ गया। तो हाँ ये मैं बता रहा था जो ब्लॉक है पावर का, जो ब्लॉक है, तो पावर का इसीलिए यहाँ पर आप 3 फेज इंस्टेंटेनियस ब्लॉक लेंगे क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है वो पीछे से आपको इंस्टेंटेनियस इनपुट ही दे रहा है, करंट की भी वोल्टेज की भी। तो विदाउट हैविंग एनी आरएमएस इन इट, डायरेक्टली आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू इस ब्लॉक को देंगे क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कैलकुलेशन की हुई है और आगे ये फिर आपको एक्टिव और रिएक्टिव पावर देगा। तो आप यहाँ पे ये वाला जो डिस्प्ले है इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ भी लगा लें और यहाँ भी लगा लें, ठीक है। तो आपको पावर पता चल जाएगी कि आपकी सेंडिंग एंड एक्टिव पावर और सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर क्या आ रही है, ठीक है। ये आप जो वोल्टेज में देख रहे हो ये फेज ए बी सी तीनों का वोल्ट बता रहा है, ठीक है। अब इस सारी चीज को कॉपी पेस्ट आप कर लें इस वाले पॉइंट सी के मेजरमेंट पे भी और पॉइंट बी के मेजरमेंट पे भी, ठीक है। तो ये सारा आपका कॉपी पेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसको अगर मैं ऐप चलाऊं तो इसको ये आपको पता भी चल जाएगा कि आपका जो वोल्ट है और एक्टिव रिएक्टिव पावर्स जो हैं वो क्या आ रही हैं। अच्छा ये टाइम जो है ना ये ऊपर आप 1 सेकंड का रखें, 1 सेकंड से ज्यादा ना रखें। एक्चुअली जो मैटलैब है ना, मैटलैब 1 सेकंड के टाइम को 1000 मिली सेकंड कंसिडर करता है, ठीक है। क्योंकि आपकी कई ऐसी सिमुलेशंस होती हैं जो कि मिली सेकेंड्स में रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसीलिए उन्होंने इसका जो कंपाइलर का जो टाइम और इस तरह से उन्होंने जो इसका लगाया हुआ है उसमें वो इस सेकंड्स को मिली सेकंड्स में कन्वर्ट पहले करता है और फिर वो इसीलिए देर लग, अगर आप इसको 0.1 रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने अब 100 मिली सेकेंड ले लिया, ठीक है। तो वो ज़रा जल्दी हो जाएगी। अब ये क्या, ये मैंने लास्ट टाइम जैसे एक्सप्लेन किया था कि कुछ आपकी सिमुलेशन ऐसी हैं जिनको कुछ टाइम सर्टेन टाइम तक चलाएंगे तो रिजल्ट आता है। तो 1 सेकंड ठीक है, मुनासिब टाइम है, उसमें हमारा ये सारा कुछ चल जाएगा। अगर खास तौर पर अगर आपने ये देखना हो ना कि मोटर का बैक बिहेवियर, यानी मोटर का जब सप्लाई लॉस हो जाती है तो वो जनरेटर बन जाता है, अगर आपने ये चीज़ देखनी है तो फिर आपको टाइम में भी 10 सेकंड भी करना पड़े, 20 सेकंड भी करना पड़े, फिर वो चलती रहेगी सिमुलेशन। फिर आप बस चलाकर तो चले जाएं, आधे पौने घंटे बाद जाकर ये सिमुलेट करेगा।
यानी इस तरह की भी सिमुलेशन होती है, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, अब आप ये देखो कि मेरा जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो जैसे मैंने 400 सेट किया था तो वो यही बता रहा है, तो फेस टू फेस थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। यहाँ पर ये इंतहाई रियल रिजल्ट्स शो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद जो सेंडिंग एंड एक्टिव पावर है वो मेरी 9 किलोवाट के करीब आ रही है, 9.05 किलोवाट यूँ आप कह सकते हैं, और 17.6 केवीए आ रही है मेरा रिएक्टिव पावर आ रहा है। इसी तरह से जो पॉइंट सी है इस पे मेरे वोल्टेज इंतहाई ड्रॉप्ड आ रहे हैं, और लोड को जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो ये हैं, विच इज़ 380 वोल्ट्स, 379.9, 380, 381 या 381.8, यानी ओवरऑल 380 वोल्ट्स मिल रहे हैं, जबकि लोड हमारा कितने पे रेटेड था, 400 पे। तो यानी 20 वोल्ट्स जो हैं वो यहाँ पे ड्रॉप हो चुके हैं पॉइंट सी पे। ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे सोर्स का जो वोल्टेज है वो 400 रखा, तो डिस्ट्रीब्यूटर में यानी ब्रांच में ड्रॉप हुआ और मुझे यहाँ पर क्या वोल्ट मिल गया, जो है 380 वोल्ट्स। ठीक है, और फिर जो मेरे पास लास्ट जो वोल्ट आ रहे हैं बी पॉइंट पे वो आ रहे हैं 370 वोल्ट्स तकरीबन, या 371 या तो तकरीबन 29 वोल्ट्स या 30 वोल्ट्स का मजीद ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, तो अगर मैं इसी को जैसे बुक में वो है, अगर मैं इन वोल्ट्स को बढ़ा लूँ, ठीक है, तो लेट से अब जैसे वो कहता है जी आप 433 रखें, ये बुक का आंसर है, हम कर करके देखते रहे, अगर आपको नहीं भी पता तो आप 410 रख के देख लें, फिर 420 रख के देख लें। लेट से अगर मैं 433 रखता हूँ डायरेक्टली, तो अब जो मेरे पास रिजल्ट आएगा उसमें आप देखोगे कि वोल्ट्स पॉइंट सी पे और पॉइंट बी पे इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो कि अब सेंडिंग एंड वोल्टेज 433 हैं, इवन मैंने इसको 433 रखा है, मगर जब वो ट्रू आरएमएस करके उसको दे रहा है तो कहीं 432 के नज़दीक भी आ रहा है, 434.1 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है, यानी इसमें उन्होंने कुछ यूँ कह लो कि कैलकुलेशन इस तरह की लगाई हुई है कि वो रियल रिजल्ट शो कर रहा है, और जो कि सप्लाई में आपने मल्टीमीटर में देखा था ऐसे ही होता है। ठीक है, तो वोल्टेज एट द पॉइंट सी अब इंक्रीज कर गए हैं, अब बल्कि बहुत अच्छे आ रहे हैं, विच इज़ 411 वोल्ट्स कम से कम भी। ठीक है, और जो पॉइंट बी है वहां पे भी पूरे 400 वोल्ट आ रहे हैं जहां पे मोटर आपकी लगी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट बी को अगर हम देखें तो 433 हमारा वो वाले वोल्ट्स हैं जो कि मुनासिब हैं, यानी कि इसके साथ मेरे फार एंड वोल्टेज जो हैं वो ठीक आते हैं। सही है। अच्छा, पावर जो है वो आपके पास क्या है ये भी हम देख लेते हैं। सेंडिंग एंड पावर जो है वो आपके पास जो ये वाली जो पावर आपको पॉइंट सी पे जो मिल रही है, ये वो वाली पावर है जो अवेलेबल पावर है। ठीक है, अब इस पावर में से जैसे ये शो कर रहा है तकरीबन ये 10 किलोवाट है, 9.989 किलोवाट, ये तकरीबन 10 किलोवाट है। वैसे भी 9,989, ये तकरीबन 10 आप कंसिडर कर सकते हो। तो इसमें से पॉइंट सी पर कितनी टैप होगी, हम इसको पॉइंट सी वाले लोड को अगर डबल क्लिक करके देखें तो इसमें जो टैप होगी दैट वुड बी 2771.2, इतनी टैप हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी की जो रह जाएगी वो आगे जाएगी, और आप देखो कि वो आगे ये जा रही है, ये अब पॉइंट बी पे ये अवेलेबल है जिसको मैंने हाईलाइट किया, विच इज 7277, और हमारी रिक्वायर्ड क्या है वो हम लोड को डबल क्लिक करके देख लेते हैं। रिक्वायर्ड हमारी थी 7460, और हमारे अवेलेबल क्या है वो तकरीबन 7277 है। तो ये रिजल्ट्स में बाज़ हो जाता है, मतलब पावर हमें आप यूं कह लें कि तकरीबन पूरी ही अवेलेबल है। और अगर हमें कम भी है तो अब हम अपना अगर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करें तो ये भी इम्प्रूव हो जाएगा, तो यहाँ से इंतहाई रियल स्टडी हो सकती है। ठीक है, देखो तकरीबन यानी यहाँ पर 460 है और यहाँ पर 277 आ रहा है, तो स्टिल अभी थोड़ा सा गैप वो शो कर रहा है, लेकिन उसकी रीजन ये भी है ना कि पीछे जो आपकी कैलकुलेशन है, जैसे वोल्ट्स भी आपस में थोड़े से बराबर नहीं है, और ये भी कई सारी वजूहत हैं। लेकिन जो आपकी रिएक्टिव पावर है ना वो मोर देन इनफ जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, यानी जो रिएक्टिव पावर है, और उसकी रीजन क्या है, क्योंकि आपने वोल्ट का लेवल पूरा रखा है।
तो मैंने अभी आपको बताया था, अभी बोर्ड पे जब मैं आपको बता रहा था कि रिएक्टिव पावर का जो ताल्लुक होता है वो आपका वोल्ट के मैग्नीट्यूड से होता है। तो वोल्ट का मैग्नीट्यूड आपने बड़ा फिट जबरदस्त रखा है, 400 वोल्ट आपने उसको कहा है जी कि हमने वोल्टेज एट द पॉइंट बी जो है ना वो मेंटेन लेने हैं 400 वोल्ट, जिसकी वजह से रिएक्टिव पावर सरप्लस अवेलेबल है विच इज 13.56 जो कि केवीआर वो शो कर रहा है, जबकि रिक्वायर्ड सिर्फ 4.6 केवीआर है। उसकी वजह ये है जैसे मैंने आपको बताया। और दूसरी एक रीजन ये भी है कि जो पावर फैक्टर है वो बहुत लैगिंग है, यहाँ पे 0.85 का पावर फैक्टर है। तो ये वो है जो इन दो रीजंस की वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा रिएक्टिव पावर आ रही है। अच्छा, जो एक्टिव पावर में जो कमी है उसको आप फिर पूरा कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग द एंगल, लेकिन अब यहाँ पर वो उस वक्त होगा जब मैं लोड फ्लो कंसीडर करूंगा, मगर वो सब्जेक्ट ही अलग है पावर एनालिसिस का। तो हम यहाँ पर वो स्टडी नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं बुक में जो था कि वोल्टेज एट द पॉइंट बी आपको 400 मिलने चाहिए। मगर बहरहाल फॉर द इंफॉर्मेशन कि हमने ये वाली चीज भी देखनी है कि हमने पावर कैसे देखनी है कि सी पर कितनी पावर अवेलेबल है और बी पर कितनी पावर अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि ब्रांच में लॉस कितना हुआ, तो उसकी मेजरमेंट हमने ली हुई है। आपको याद होगा मैंने इसको डबल क्लिक जब इसकी सेटिंग्स की तो मैंने ब्रांच का वोल्टेज और करंट ले लिया, इस वाली ब्रांच का भी मैंने वोल्टेज और करंट ले लिया, ब्रांच ए टू सी और सी टू बी का। अब मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीमीटर लूंगा, मल्टीमीटर मेजरमेंट्स में जाके आपको मिल जाएगा। ये मैंने उसका नाम मल्टीमीटर का तब्दील करके ब्रांच वोल्टेज एसी रख दिया है। दो मल्टीमीटर मैंने ले लिए, एक का नाम मैंने रखा ब्रांच वोल्टेज एसी, एक का नाम मैंने रखा ब्रांच करंट एसी। किया मैंने कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको डबल क्लिक करें तो ये वो सारी वैल्यूज दिखाता है जो कि इसमें आ रही हैं। मुझे यहाँ पर एसी ब्रांच का, ठीक है, ये मैंने इसका नाम रखा है इसलिए ऊपर आपको ये ब्रांच वोल्टेज एसी नजर आ रहा है। आप इसका नाम रखेंगे ना तो ये यहाँ पर ये आएगा। मैंने इस मल्टीमीटर से एसी के वोल्टेज लेने हैं, तो मैं यहाँ से एसी के वोल्टेज सेलेक्ट कर लूंगा। ये देखो ये ब्रांच ए टू सी का ये वोल्टेज आ रहा है। पहले तीन वोल्टेज जो फेज ए बी सी के जो वोल्टेजेस हैं, ये मैं तीनों ये राइट साइड पर ले आऊंगा अपने यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। इसी तरीके से एक और जो मैंने मल्टीमीटर लिया उसमें भी यही सारी चीजें आ रही होंगी। हर मल्टीमीटर सब वो वाली मेजरमेंट्स शो करता है जो आपने ब्रांच में सेलेक्ट की होती है कि हमें ये मेजरमेंट्स चाहिए वोल्टेज की या करंट की। तो अब मैंने ब्रांच ए टू सी का करंट लेना है देख के, क्योंकि इसमें दूसरी ब्रांच की चीजें भी आ रही हैं। तो ये आपके पास ये आ रहा है IB1 ब्रांच ए टू सी, ब्रांच ए टू सी, ब्रांच ए टू सी। ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। फिर से मैंने एक पावर सर वो ब्लॉक विंडो लिया। नजर नहीं आ रही हाँ जी सर, वो जो ऊपर विंडो आपने शो की नजर नहीं आई हमें। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, वो स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं भूल गया क्योंकि वो अलग स्क्रीन में खुलता है। हाँ यही है, अच्छा ये वाला, ठीक है। तो ये वो है IB1 IB2 IB3, ठीक है। तो ये सामने उसके, क्योंकि हमने ब्लॉक का नाम रखा था ना, तो इसलिए ये सामने लिखा भी आ रहा है कि ब्रांच ए टू सी, ब्रांच ए टू सी और ब्रांच ए टू सी, ये उसका करंट आ रहा है। ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो जो मल्टीमीटर है वो ये करंट और वोल्टेज दे देगा, ठीक है। उसके बाद ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ही आ रही होंगी आपके पास, ठीक है। ये ब्रांच वोल्टेज एसी की और ब्रांच करंट एसी, यानी ये दोनों वैल्यूज आपके पास इंस्टेंटेनियस आ रही हैं। ये फिर आपने दोबारा पावर ब्लॉक लेना है, सेम पावर ब्लॉक, क्योंकि पावर आपने देखनी है। तो यहाँ पर आपके पास एक्टिव पावर लॉस और रिएक्टिव पावर लॉस आ जाएगा। डिस्प्ले का डिवाइस आप दो दफा लगाएंगे, एक दफा एक्टिव को, एक दफा रिएक्टिव को, ठीक है। तो इसमें ये एक एक वैल्यू इस तरह से मैंने इसका ये पूरा नाम रख दिया इस तरह से, ताकि फौरी देखकर पता चले, या क्योंकि जब आप ज्यादा डिवाइसेस रखेंगे ना तो नाम नहीं रखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा से मैंने जो वोल्टेज आ रहे थे उसका RMS लिया और डिस्प्ले में लगा दिया। तो मेरे पास वोल्टेज का जितना भी ड्रॉप आ रहा है वो मेरे पास RMS वैल्यू शो हो गई, विच इज 12 वोल्ट्स इन माय केस। यानी ब्रांच ए टू सी में मेरे तकरीबन 12 वोल्ट्स जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं,
ठीक है। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर आपने ब्रांच सी टू बी में रखना है, ठीक है, सेम प्रोसीजर। 2 मल्टीमीटर आपने ले लेने हैं। जब भी आप मल्टीमीटर को डबल क्लिक करोगे ना, तो उसमें वो सारी वैल्यूज आएंगी जो आपने ब्रांच में सेलेक्ट की। यानी अगर आपकी, बताने का मकसद ये है, मैं ये दोबारा शेयर करता हूँ। बताने का मकसद ये है कि अगर आपने 2 ब्रांचेस ली हैं, अगर आपके पास 2 ब्रांचेस हैं, ए टू सी एंड सी टू बी, तो दोनों का डाटा हर मल्टीमीटर में आ रहा होगा। जितने ही दफा आप मल्टीमीटर लोगे, सब में ये अवेलेबल मेजरमेंट सब में आ रही होगी। आपने क्या लेनी है, आपने खुद यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो वो सिंपल वो आ जाएगा। यही तो, यानी इसमें कोई वायर कनेक्शन भी जरूरी नहीं है। ये बड़ा एक ना रिमोट सॉल्यूशन है, ये मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। तो ये बड़ा यानी मजे की चीज है कि कोई वायर भी कनेक्ट करने की जरूरत पेश नहीं आती, और उसमें सारी मेजरमेंट्स भी आ रही होती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल कॉपी पेस्टिंग ही है, बल्कि मैंने भी इसी तरह ही किया था। मैंने, अच्छा, बाजुकात ना, ये मैं आपको एक बात बता दूं, बाजुकात ऐसा हुआ जब मैं ये कर रहा था तो मुझे एरर देने लग गया। ये जो ब्रांच करंट सीबी है, जो मैंने अभी आपके सामने हाईलाइट किया, ये ब्रांच करंट सीबी में एरर आ रहा था। और एरर भी यानी वो पूरी तरह ये इन्होंने बड़ा अच्छा उसको अपडेट किया हुआ सॉफ्टवेयर को, पूरी तरह उसने इंडिकेट किया कि ब्रांच करंट सीबी में एरर आ रहा है और डुप्लीकेट एरर है। तो फौरन मुझे समझ में आ गया कि ये कॉपी पेस्टिंग से प्रॉब्लम हुआ है। उसी वक्त मैंने इस ब्लॉक को डिलीट किया और नया मल्टीमीटर मैं लाइब्रेरी से ले आया। अगर आपको कॉपी पेस्ट से कोई एरर आता है तो आप उसको फौरन देखें। अगर वो लिखा होता है ना डुप्लीकेशन एरर, फौरन उसी जगह रुक जाएं और उसको डिवाइस को, ब्लॉक को डिलीट करके नया लाइब्रेरी से ले लें। वो डुप्लीकेशन एरर का मतलब ही ये होता है कि आपने कॉपी पेस्टिंग की है और वो शायद डेफिनेशंस जो है ना वो डुप्लीकेट हो रही हैं, जो कि उसकी उसकी लाइब्रेरी में नहीं होना चाहिए। तो वो उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऑफ कर दें उस चीज़ को, नई लाइब्रेरी से चीज़ ले आएं, बस दैट इज़ द पॉइंट। तो ये रिजल्ट्स हैं जो आपके सामने फिर एक्टिव पावर लॉस और वोल्टेज के आ रहे हैं। अच्छा, इसमें जो बुक में एक चीज़ और नहीं हुई थी वो ये है कि यानी हम ये देख सकते हैं कि, अच्छा, एक तो ये चीज़ वेरीफाई होगी बुक से कि सेंडिंग एंड वोल्टेज अगर हमारा 433 होता है तो हमारा फार एंड वोल्टेज जो है ना वो 400 आ रहा है। ये हमें वेरिफिकेशन हो गई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो काम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जो एक काम और हमने करना है वो है वोल्टेज का रेगुलेशन और एफिशिएंसी। कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कितना हुआ। ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यानी कि कहाँ गया, ये आपका फीडिंग एंड है ए, और ये आपका सी पॉइंट है, और फिर उससे आगे आप यहाँ बी पॉइंट पे आ रहे हो, यहाँ लोड है और यहाँ भी लोड है। तो यहाँ पे लेट्स से कि अगर आपके पास 433 है, यहाँ पर आपके पास 412 आ रहा है और यहाँ पर अब आपके पास 400 आ रहा है। तो अब आप देखना चाहोगे कि इसकी रेगुलेशन क्या बन गई है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, वी एस माइनस वी आर ओवर वी आर, ठीक है, होल मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। वो इसका आ जाएगा, इसका। इसी तरह आप इसका भी यही कर सकते हो, इसका फार्मूला आपको अलग लगाना पड़ेगा, मगर वो इतना भर गया सारा कि मैंने बस इसी अपना सिस्टम का बस एक आपको दिखाने के लिए मैंने फाइंड किया। आप इसका भी कर सकते हैं, ठीक हो गई बात जी, एक ये। अच्छा, अब इसको मैटलैब में हमने कैसे करना है, ये बहुत ही सिंपल है और बल्कि बल्कि बड़ी मजे की चीज है। इसको हमने ऐसे करना है, मैटलैब इसको ऐसे करता है, वी एस माइनस वी आर ओवर वी आर को हमने कैसे करना है। पहले मैं एक सब्ट्रैक्ट, पहले मैं क्या करूंगा, यानी इसको हमने स्टेप्स में करना है। पहले मैं करूंगा वी एस माइनस वी आर, ये आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि जी मैंने सब्ट्रैक्शन कर दी है। मैथ ऑपरेशंस में जाएंगे, वहां से एक ब्लॉक उठाएंगे सब्ट्रैक्ट का, तो वो सब्ट्रैक्शन कर देगा। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप जो मैटलैब में हमने करना है वो ये है, ये डिवीजन, यानी अब ये होता है 1 ओवर वी आर, ये डिवाइड का ऑपरेशन है जो आपने करना है, ठीक है। मैटलैब इसको ये समझता है, यानी जब हमने वहां पे डिवाइड का ब्लॉक लेना है और डिवाइड किससे हो रहा है, वी आर से डिवाइड हो रहा है, तो वी आर की एक इनपुट पकड़ेंगे और डिवाइड में दे देंगे, ठीक हो गया जी। तो ये डिवाइड,
अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आपके पास एक इनपुट आ रही होगी और एक आपके पास जो डिवीजन से आ रही होगी, उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये वाला हल होगा। ठीक है, उसके बाद आपने उसको फर्दर एक इस तरह का गेन ब्लॉक लेना है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये आपका परसेंट में आ जाएगा और आगे आपने डिस्प्ले लगा देना है। तो ये इस तरह के स्टेप्स में होगा, फर्स्ट सब्ट्रैक्शन, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, अगेन मल्टीप्लाई विद 100 एंड देन डिस्प्ले। ये जितने भी, अब मैंने अगर इसी की ये ए सी जो मेरा सेगमेंट है, अगर मैंने इसकी एफिशिएंसी निकालनी है तो ये क्या हो जाता है, एफिशिएंसी होता है जो एक्टिव पावर रिसीव हो रही है डिवाइडेड बाय जो एक्टिव पावर सेंड की मल्टीप्लाई 100। अब पी तो हमारे पास आ ही रहा है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं 1/PS को डिवाइड कर दूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा उसको पी आर से, फिर मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। समझ आई। एक और आसानी की बात ये कि मैटलैब ने डिवाइड और मल्टीप्लाई का ब्लॉक एक साथ ही रखा हुआ है, ऐसे इस तरह का ब्लॉक अभी आपको नजर आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो ये एक ही, यानी ये दोनों काम स्टेप्स तो अलग हैं मगर करने में हमें आसानी है। तो हम पहले वोल्टेज रेगुलेशन को देखते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो मैंने यहाँ पर फाइंड की है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने ये देखो, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज से की जो आरएमएस वैल्यू आ रही है ये आपने लेना है, यानी वीएस लेना है आपने, सबसे पहले वीएस लेना है ना, तो वो आरएमएस वैल्यू लोगे, ये आपके पास आरएमएस वैल्यू आ रही है, भाई आपने देख भी लिया। यहाँ से आप इसको लेकर गए डी मक्स में, ये डी मक्स वाला ब्लॉक आपको कहाँ से मिलेगा ये मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये डी मक्स में लेकर गए, और डी मक्स का मतलब ये होता है कि चूंकि यहाँ पर तो आपके पास 3 वैल्यूज आ रही हैं ना, मगर आप एक वैल्यू लेना चाहते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो आप एक वैल्यू, वो फिर आप डी मक्स लगा लेते हैं और उस वही एक वैल्यू आगे 2 से 3 या जितनी दफा भी आप रेप्लिकेट करवाना चाहें तो वो कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास फिलहाल यहाँ पर एक वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, बाकी 2 हम कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास वीएस आ गया, ये देखो ये वीएस पॉजिटिव है। उसके बाद सिमिलरली ये पॉइंट सी है मेरा, ये वाला, ये पॉइंट सी है, ये आ रहा है ना 3 फेज वीआई मेजरमेंट सी, या ये जो ये देखो, इसलिए मैंने नाम रखे हैं, ये है वोल्टेज एट द पॉइंट सी, ये इसकी आरएमएस आ रही है। अब ये देखो यहाँ से मैंने इनपुट उठाई और ये इसी तरह डी मक्स में दी और यहाँ से ये -1 में आ गई, मेरी समझदारी। तो ये आपके पास जो है वो वीएस है, यहाँ पर हम इसको लिख भी देते हैं, ये वीएस आ गया, और ये आपके पास जो है वो आपके पास आ गया जी वी आर। ठीक, या इसको वी आर नहीं, इसको मुझे वी सी लिख देना चाहिए। ठीक है, और इसको भी हम वी ए लिख देते हैं, वी ए। ठीक है, ये वी सेंडिंग हो गया, ये तो वी एस माइनस वी सी आ गया। दोबारा मैं बताता हूँ, ये जो वोल्टेज एट द पॉइंट सी है, इसके ये जहाँ डिस्प्ले है उससे पीछे जो आरएमएस का ब्लॉक है ना, ये आपने आरएमएस की वैल्यू लेनी है यहाँ से, ये आप डी मक्स में लेकर आएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, क्यों, आपने एक वैल्यू लेनी है इसलिए आपको डी मक्स लगाना पड़ेगा। अभी मिलेगा कहाँ से, लाइब्रेरी से, अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अस्सलाम सर। हाँ जी निवास साहब जी, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, तो ये वी एस माइनस वी आर जो है ये आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये वी एस माइनस वी आर हो गया। उसके बाद आपने 1/VR करना है। ठीक है, तो ये डी मक्स से ही एक और वैल्यू उठा के मैंने डिवाइड कर दी। ठीक है, एक और वैल्यू मैंने जो 1/VR है उसको मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, तो फिर आगे ये अब मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, जो यानी वी आर यहाँ से डिवाइड होके मुझे मिलेगा और ऊपर से मेरे पास जो है ये जो वी एस माइनस वी आर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन की जो इनपुट है वो क्या है, वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी। ठीक है, ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन की इनपुट होगी और डिवीजन मेरे पास क्या आ रहा है, 1/VC, यानी ये 1/VC यहाँ पर, ये सारा यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। इसको मैंने मल्टीप्लाई 100 किया तो आप देखें कि इस वक्त जो मेरा रेगुलेशन आ रही है
वो 5% के नज़दीक आ रही है। तो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रेगुलेशन, यही मैंने आपको बताया भी हुआ। अगर मैं यहाँ पर सेंडिंग एंड वोल्टेज कम कर दूँ ना, तो ये रेगुलेशन यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, यही आप अगले सी से बी में भी देख सकते हो, या ए से बी में भी आप देख सकते हो। समझ आई बात। और इसी तरह से अगर मैंने एफिशिएंसी देखनी है, एफिशिएंसी को हम कैसे देखते हैं, पी आर ओवर पी एस। ठीक है, तो अब पी एस डिवाइड हो रहा है, तो ये आपके पास सेंडिंग एंड एक्टिव पावर आ रही है। देखो ये वाला जो ब्लॉक या ये वाला, तो यहाँ से देखो कि ये मैंने यहाँ से ली, ये अब ए की वैल्यू है ना, इसलिए इसके लिए डी मार्क्स लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज द सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो ये सेंडिंग एंड पावर आ गई है आपके पास। ठीक है, और मैंने पॉइंट सी की ही पावर ली है, यानी मैंने अपना रिसीविंग एंड पॉइंट सी को कंसीडर किया है, पॉइंट बी को नहीं ले रहा मैं, पॉइंट सी के साथ ही मैं सारा कुछ ये कर रहा हूँ। तो 1 ओवर जो डिवाइड में होगा वो सेंडिंग एंड होगा आपके पास, यानी पी ए कह लें या पी एस कह लें, और जो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो पी की पावर आ जाएगी जो हो जाएगी, उसको मल्टीप्लाई 100 कर दें, तो ये आपकी एफिशिएंसी है, विच इज 94%, 94.21%। ठीक है, ये एफिशिएंसी जारी बात है कम हो जाएगी अगर आप वोल्टेज अपना कम कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब हम इसको लाइब्रेरी से देखते हैं कि ये ऐड और ये जो आपके पास हैं ब्लॉक्स, वो आपको कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो आप इधर आए, जो मैथ ऑपरेशंस हैं ये सिमुलिंक में ही, जैसे अभी आपको ऊपर भी नजर आ रहा है सिमुलिंक मैथ ऑपरेशंस। तो मैथ ऑपरेशंस में काफ़ी कुछ पड़ा है। एक तो ये आपके पास जो है ऐड का, हाँ सब्ट्रैक्ट का, ये आप ले लें, इसमें प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, वैसे भी आप इनपुट सेलेक्ट कर सकते हैं। एक आप ये ले लेंगे, इसको आप ऐड टू ब्लॉक कर लेंगे। एक आपने ये गेन लेना है, गेन मल्टीप्लाई करने के लिए, नहीं इसमें इसकी वैल्यू हम 100 सेट कर देंगे डबल क्लिक करके। ठीक है, और एक आप ये सब्ट्रैक्ट ले लेंगे, एक गेन ले लेंगे, और उसके अलावा आपके पास था जो है डी मार्क्स, तो वो कॉमनली उसमें आ जाएगा, कॉमनली यूज्ड ब्लॉक्स, सिमुलिंग कॉमनली यूज्ड ब्लॉक्स। ये डी मार्क्स जो है वो आप यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, ये डबल क्लिक अपना राइट क्लिक करके आप ऐड टू ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो कॉमनली यूज ब्लॉक्स में आपके पास डी मार्क्स पड़ा हुआ है। मैथ ऑपरेशन में आप आएंगे तो आपको जो बाकी की दो चीज़ें हैं, सब्ट्रैक्ट वाली और जो गेन वाली जो है, ये आपको दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें ही ये डिवाइड पड़ा हुआ है, ये वाला मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक है, तो डिवाइड, गेन एंड सब्ट्रैक्ट, ये तीन ब्लॉक्स आपके फिलहाल इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो ये आप वहाँ पर अपने उसमें ले जाके, तो उनको जैसे मैंने भी आपको बताया, आप इसको कंबाइन कर सकते हो और यू कैन सी द रिजल्ट। ठीक है, इसकी अगर हम वैल्यू जो है, लेट्स से कि मैं इसको बैक टू 400 करता हूँ एंड देन सिमुलेट। ठीक है, तो अभी अच्छा रेगुलेशन अभी वो 4.996 ही शो कर रहा है, एफिशिएंसी अवेलेबल 94.21। अच्छा, इसकी जो रीज़न है ना वो ये है कि जो हमने यहाँ से इनपुट ली है, अच्छा पहली जो वैल्यू है वो क्या आ रही थी, 4 पॉइंट मेरे ख्याल 999 आ रही थी। दिस मे बी आल्सो द केस कि वो 381 की जो वैल्यू है ना, मे बी वो ले रहा हो, इस वजह से भी रिजल्ट ऐसा आ सकता है। या ये है कि हमें सिमुलेशन को थोड़ा और रन करना पड़ेगा, तो जो हमारा रिजल्ट है वो इस तरह का है। बहरहाल प्रोसीजर यही होगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, उसकी जो वजह है, जो हमारी ये जो वैल्यूज है ना वो अच्छा खैर अब तो खैर ये वाली जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास।
अगर हम वोल्टेज को कम करते हैं ना तो हमारी जो रेगुलेशन है वो let's say if I make it to 380, हाँ ये वैल्यू कुछ कांस्टेंट आ रही है बी ए माइनस बी सी, ये तो ठीक है। और मे बी इफ दिस इफेक्टिव पावर, अच्छा खैर ये तो जो है ना इसकी तो रीजन बनती है क्योंकि ये 7694 अभी तक हमारे पास है ये। अच्छा एफिशिएंसी जो है ना जो है उसकी तो एक्सप्लेनेशन बन जाती है क्योंकि उसकी रीजन ये है कि जो आपके पास अवेलेबल पावर है ना वो 7694 है और जो यहाँ पे टैप हो रही है आपके पास वो आपके पास हो रही है टू थाउजेंड 2 किलोवाट। जो आपके पास अवेलेबल है वो आपके पास है 7.7 किलोवाट। उसकी तो एक वजह हमारे पास समझ में आती है कि जो हमारी एफिशिएंसी है वो ये आ रही है। तो जो हमारी रेगुलेशन है ना उसकी जो वजह है वो मे बी ये भी हो सकता है कि फिर जो ये हमारा सिग्नल है ना इसको हम चेक कर लेते हैं। नहीं तो फिर उसकी जो रीज़न है वो यही बनती है कि जो इसकी कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना वो उसके अगेंस्ट चेक कर रहा है जो उसका चेंज नहीं ले रहा। मे बी these things may be checked again. इसको this is VA and this is my VC, ठीक है। तो इसको भी डिलीट कर दें। GS
अच्छा, ये वजह हो सकती है। हाँ, ठीक है। ये तो लगेगा ही, मुझे फार्मूले में कुछ होगा। हम्म, अच्छा, ये आ गया। तो ये वी ए माइनस वी सी हो गया, और डिवाइडेड बाय वी ए करके देखते हैं। ये क्योंकि उससे वो हमारी वैल्यू जो है, हाँ अब ठीक है, अब वैल्यू ठीक। अच्छा, इसका जो है ना वो आप वी बाय वी ए करें, जिसका फॉर्मूला है ना वो ये बन जाए। क्यों, नहीं समझ आई? इसका जो फॉर्मूला है जो वोल्टेज रेगुलेशन का है ना, वो बाय वी आर करने से जो है ना वो हमारा वो फिक्स्ड रह रहा है। तो हमें यहाँ पे चूंकि एक वेरिएशन जो है ना वो विद रेफरेंस टू सेंडिंग एंड वोल्टेज देखना है, तो इस वजह से फिर हम इसको बाय वी ए कर रहे हैं। ठीक है, वी ए लेट मी चेक, माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी बाय वी ए। ठीक है, मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, सही। So now if the value is, let's say कि 400, ठीक है, तो फिर क्या आती है? 4.747, पहले 4.6 थी, 4.747 हो गई है। और अब अगर हम देखें 433 पे, तो हमारी वैल्यू क्या होगी? अच्छा, तो मैक्सिमम इतनी देर 4.747। चेंज बहुत कम शो कर रहा है। सर एक्सक्यूज मी, जी जी पूछें। सर 12 बजे हमारी दूसरी लैब शुरू हो रही है। 12 बजे दूसरी लैब शुरू हो रही है? जी सर, कंट्रोल की लैब। नहीं, तो वो 12 बजे से कब तक है? सर 12 बजे से सर 1:45 तक। तो 12 से 1:45 तक कैसे हो सकता है? उसमें तो जुम्मे का टाइम आ रहा है।
सर वो सर हसन तारिक ने भेजी थी उसमें भी 12 से 1:45 तक की था। यस सर, हमने सर को मेल भी करनी है सर, ऐसे एडजस्ट भी नहीं हो रहा हमसे। चलें हम इसको एंड ही कर रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट कर लें, कोई नहीं, वो पहली लैब ही है आज। ओके सर। अच्छा बहरहाल जो है, कहाँ पे थे हम? ठीक है, ये ना इसी तरीके से ही होगा अभी जैसे हमने किया है। इफ आई मेक इट टू, इसमें सर हाँ जी सर वो हमारी लैब स्टार्ट होगी अगली कंट्रोल वाली। जी, वही बात हो रही है, आपने शायद सुना नहीं, इससे पहले मैंने क्या कहा है कि आप वेट कर लें। अच्छा तो ये वाला जो सारी लैब है ना, ये अब आप लोगों ने करनी है। तो आप लोग जो है वो यार जो कंट्रोल की लैब का जो सर ने टाइम रखा हुआ है 12 से 1:45, वो जो जो हमारी लैब है वो 11:30, वो तो फिर 1.5 घंटे की बनती है ना इस तरह से। अगर 10:30 हमारी स्टार्ट हुई है तो वो तो अपना 10:30 से 11:30, और कम से कम हमारे पास तो टाइम 12:15 तक तो होना चाहिए ना। यस सर। फिर वो हाँ, लैब 1.5 घंटे की हैं सर शायद रमजान में। बहरहाल वो 1.25 पौने 2 घंटे लिखा हुआ है जो टाइम है एक्चुअली, क्योंकि मेरी एक जो लैब है वो 10 से 11:45 है। ठीक है, तो वो 1.5 घंटा तो वो तकरीबन मतलब वो सर वो आप बहरहाल 10:30 से पहले शुरू कर लिया करें, थोड़ी हमारी कोई क्लास नहीं होती तब। 10:30 से पहले आपकी कोई क्लास है? नो सर। कोई नहीं क्लास सर, आप नहीं है? 10 बजे शुरू कर लिया। नहीं, पहले तो आपकी क्लास हुआ करती थी, इसी वजह से हमने इसको फ्राइडे 10:30 को रखा है। सर नहीं, हमारी तो नहीं हुआ करती थी फ्राइडे को। सर जी वो सर, लैब है सर हमारी। हाँ, सर लैब वो इस है। तरह था कि वो कोई और हम जिस लैब के अंदर होते थे ना, उस लैब के अंदर नहीं, 8 से और लेकर वसीम 11 साहब तक का होता था। लेक्चर था किसी स्टूडेंट का शायद, वो आपके सीनियर हैं शायद, तो उसकी वो तो खैर था मेरे ख्याल 11 बजे। नहीं तो आपकी एक लैब होती थी जो 8 से 11 थी। सर हमारी होती जी है सर, लैब। बी सेक्शन की होती है सर सर। वो हाँ, बी सेक्शन अब वालों की उसका होती क्या टाइम है? सर वो 8 से है। 10 बजे के 8 तक। 9:30 तक सर। 8 से 9:30 है? जी सर सर। सर 9:50? नो सर, 9:45 9:30 तक है सर। अच्छा, 9:45 तक है। हाँ, मतलब 8 to 9:40, वही ना मैं बता रहा हूँ कि 1.25 घंटे की लैब है। तो इसको हम, हाँ ठीक है, फिर हम इसको 10 बजे स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि हमें कम से कम कुछ पूरा टाइम तो मिले ना। तो जी ठीक है, सर। नेक्स्ट टाइम मैं LMS पे भी लिख दूंगा, हम इसको 10 बजे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपका जो चेक है ना वो फिर नेक्स्ट टाइम कर लूंगा, ये सारा आपने करके आना है। ये जो मैंने अभी ओके सर। किया, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मैं मीटिंग को एंड कर देता हूँ, ताकि आप दूसरी लैब ले लें अपनी जो आप बता रहे हैं। हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन है? रिकॉर्डिंग मैं इसकी रख दूंगा, आप लोगों ने इसको सारा करके आना है। हर बंदा नेक्स्ट टाइम आके फर्स्ट अपनी स्क्रीन शेयर करेगा, और फिर हम नेक्स्ट कोई अगर जो हमने लैब करने वो करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम फर्स्टली आते ही पहले चेकिंग होगी, इसलिए मेक श्योर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। और ये आपने जो एग्जांपल अभी मैंने ये सारी आपको बताई है, तो ये अब आपकी सॉल्व होनी चाहिए, तो ये इसके ठीक है। मार्क्स होंगे? हाँ जी, हर चीज़ ग्रेडेड है। ओके सर। इसमें कोई क्वेश्चन है सिमुलेशन में, ताकि आई कैन एंड दिस मीटिंग? ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है ना, ये एक्चुअली इसका जो है ना वो जो इसकी कुछ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है ना, अब आप यहाँ पे देखो ये 380 है और ये 361 या 62.8 भी आ रहा है। तो वो इस वजह से भी वोल्टेज रेगुलेशन में जो डिफरेंस है ना, वो हमें कोई इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, मे बी इफ वी चेक फ्रॉम एंड ए टू द एंड बी, तो हमें एक मेजर डिफरेंस नज़र आए। ठीक है, तो बहरहाल करना है इसको ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है। तो यू कैन चेक इट फ्रॉम द एंड ए टू द एंड बी, यानी अभी जो हमने नहीं किया वो B to C वाला काम जो है ना वो नहीं किया, तो आप B to C पे भी इसको करें,
और रेगुलेशन जो है वो ए से बी भी चेक करें, बी से सी भी चेक करें, ए से बी भी चेक करें। ठीक है, हाँ जी ठीक है, कन्वेड। यस सर। चलो ठीक हो गया फिर, ठीक है जी, आप लोग फ्री हैं, आप नेक्स्ट लैब में जा सकते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, मैं एंडिंग दिस मीटिंग, आप लोग नेक्स्ट लैब अटेंड कर लेंगे।